हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इशू नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर की हेडिंग से ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैप्टर में हमको दो चीज़ें पढ़नी है बेसिकली। इसमें हमको मुंशीगिरी सिखानी पड़ेगी आपको, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स के नाम से और राइट इशू के नाम से। तो दो चीज़ों पर चैप्टर मेनली फोकस रहेगा। राइट इशू में भी हमको मुंशीगिरी कम, कैलकुलेशन ज़्यादा सीखनी होती है एज पर आवर सिलेबस, लेकिन बोनस इशू में हमको कैलकुलेशन भी और मुंशीगिरी भी सीखनी होती है। मुंशीगिरी का मेरा मतलब होता है जर्नल से, है ना। तो राइट इशूज़ के अंदर हमको जर्नल उतना नहीं करना, उसमें हमको सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है, लेकिन बोनस इशू में कैलकुलेशन भी और मुंशीगिरी भी करनी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझ लेना चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आपको समझाने के लिए पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ कि भाई बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू किसे कहते हैं। तो जैसे हम एक शुरुआत मान लेते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी शुरू में क्या करती है, जब उसको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, वो पब्लिक से ये कहती है कि आप हमको पैसा दे दो और हम आपको बदले में मालिक बना देंगे, हम आपको शेयर होल्डर बना देंगे। तो कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और उस पैसे के बदले में उन लोगों को कहती है कि हम आपको हिस्सेदार बना देंगे, यानी बदले में हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो ये पब्लिक में से जो भी लोग पैसा देते हैं उन लोगों को हम शेयर होल्डर बोल देते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है अपने क्लास 12th में भी, सीए फाउंडेशन में भी, दोनों जगह पढ़ रखी है। आप इसको बोलते थे इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है ना, इशू ऑफ शेयर्स। अब यहीं से टर्म निकल गया पहला कॉन्सेप्ट का बोनस शेयर्स, है ना, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स क्या होता है, बोनस शेयर्स भी इशू ऑफ शेयर ही होता है, यानी कि कंपनी शेयर्स ही इशू करती है। बस फर्क ये है कि इस बार कंपनी लोगों से पैसा नहीं लेती, यानी कि मैं इसको काट देता हूं, यानी कि कंपनी लोगों से पैसा नहीं लेती, बिना पैसे लिए ही आपको फ्री में शेयर दे देती है। तो जब कंपनी फ्री में शेयर्स इशू करती है तो ऐसे शेयर्स इशू को हम क्या नाम दे देते हैं, बोनस शेयर्स। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि बोनस शेयर्स का क्या मतलब है। तो बोनस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी लोगों को शेयर्स देगी, एज यूजुअल देगी, जैसे हम 12th में देते थे, लेकिन बस लोगों से क्या नहीं लेगी, पैसा नहीं लेगी, है ना। तो आप ये छोटी सी ड्राइंग बना लो तो आपको याद आ जाएगा बाद में। तो बोनस शेयर्स को आप समझने के लिए अपने माइंड में क्या मान सकते हो कि कंपनी ने फ्री में शेयर दिया, तो पैसा नहीं लिया, कंपनी ने फ्री में शेयर दिया, तो उसको बोल दिया बोनस शेयर। ठीक है, बना ली ड्राइंग। अब इसके नीचे मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, फिर आप मुझे दोनों सवालों का जवाब देंगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है फेस वैल्यू। तो क्या आपको ये पता है कि ये किसे कहते हैं, शेयर की एक तरह से नॉमिनल वैल्यू, जो आमतौर पे अमूमन 10 रुपए होती है, तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी बुक्स के अंदर ये दिखाती है कि ये मेरा अगर एक शेयर है तो ये कम से कम 10 रुपए का है मिनिमम। अब उसको वो पब्लिक को अगर देना चाहे, इशू करना चाहे, तो जरूरी नहीं है कि 10 का ही देगी, उसको वो ज्यादा ऊंचे दामों पर भी दे सकती है, तब आप कहते हो इशू एट प्रीमियम, है ना। इसी तरह एक होती है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, उस शेयर का बाजार में क्या दाम चल रहा है। और बाजार का मतलब यहां पर हमारा होता है एक तरह से स्टॉक मार्केट, क्योंकि भाई कोई भी शेयर बाजार में, ऐसा तो है नहीं कि सब्जी बाजार में बिक रहा है, कोई भी शेयर कौन से बाजार में बिकेगा, शेयर बाजार में बिकेगा। तो मार्केट प्राइस का मतलब हो गया कि उसके शेयर बाजार में उस शेयर का क्या भाव चल रहा है। तो वो कितना चल सकता है, कुछ भी, वो तो कुछ भी हो सकता है। अब एमआरएफ का शेयर लोगे तो 70-80 हज़ार का होगा, तो शेयर का मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, रुपीज कुछ भी।
तो पहली पॉइंट ये कि क्या आपको फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस का अंतर अच्छे से क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगी ना। ठीक है, अब मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब दूसरी कहानी के लिए डायग्राम देखो वही बनेगा, ये फिर से कंपनी है, इस बार ये पब्लिक नहीं है। क्यों सर, आदमी तो वैसे ही लग रहे हैं। इस बार ये पब्लिक नहीं है, इस बार ये शेयर होल्डर्स हैं। बताओ पब्लिक और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है? ऊपर वाले में पब्लिक लिखा था, हाँ, ऊपर वाले में पब्लिक का मतलब ये था कि वो अभी सिर्फ आम जनता थी, उनसे मैंने पैसा मांगा था, उन्होंने पैसा दिया, फिर मैंने उनको शेयर दिया, फिर वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। लेकिन यहां पर कहानी की शुरुआत में मैं क्या लिख रहा हूं? ऑलरेडी शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब ये मुझे पैसा पहले दे चुके हैं, ये ऑलरेडी कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर है। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं इन्हें और शेयर्स दूं। मान लो मैं कहता हूं कि भाई मैं आपको और शेयर्स देना चाहता हूं, आप मुझे और पैसा दो। तो ये कहते हैं बस तुम यही काम करती रहो कंपनी, पैसा लेती रहो हमसे और हमको शेयर देती रहो। तो कंपनी कहती है सुनो तो सही, मैं इस बार जो तुम्हें शेयर्स दूंगी, यानी कि इस बार शेयर्स देने का मतलब हो गया इशू ऑफ शेयर्स, वो सस्ते दाम पे दूंगी। सस्ते का मतलब है यहां पर लोअर देन मार्केट प्राइस। यानी कि मान लो मेरी कंपनी का शेयर बाजार में है 100 रुपए का, लेकिन मैं इनको कहता हूं कि मैं आपको अपना 100 रुपए का मार्केट प्राइस वाला ही शेयर सिर्फ कितने रुपए में दे दूंगा? 25 रुपए में, सस्ते में दूंगा। इस बार मैं फ्री में नहीं दूंगा, कितने में दूंगा? सस्ते में दूंगा। तो जब मैं सस्ते में देना चाहता हूं या सस्ते में देने की बात करता हूं, तो फिर हम इसको राइट इशू कहते हैं। तो जो आपके चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट था राइट इशू, तो राइट इशू का मतलब है, उसका डायग्राम आप ये बना लेना कि इस बार हम लोगों से पैसा लेंगे, और लोग मतलब शेयर होल्डर से पैसा लेंगे, लेकिन उनको अपना शेयर सस्ते दामों पर देंगे, फ्री में नहीं देंगे। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए कैसे याद रहेगा? फ्री वाला दोगे तो क्या होगा? बोनस शेयर, सस्ते दामों पर दोगे तो राइट शेयर। तो पूरी हमारा चैप्टर इस पर बेस्ड है। तो ये वाली भी ड्राइंग आप बना लो। तो दो कॉन्सेप्ट की ड्राइंग बन गई। चलो, तो ये तो हो गई बेसिक ड्राइंग। अब हम चैप्टर के अंदर घुस जाएंगे कॉन्सेप्चुअली, यानी कि अब आप चाहें तो फ्रेश पेज पर मेन हेडिंग डाल सकते हो, नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। तो मैं पहले पूरी चर्चा जो करूंगा, अब हम मतलब पहला चैप्टर का मेन पार्ट पकड़ लेते हैं बोनस इशू का, कि कंपनी फ्री में शेयर्स देने की बातें कर रही है, तो कैसे हम मुंशीगिरी करेंगे? क्योंकि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जब किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी तो कह देगी कि मुंशी जी हमने शेयर्स फ्री में दे दिए, तो अब अकाउंटिंग तो मुंशी को करनी है, तो वो क्या करेगा वो हम लिख लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं पूरा, फिर मैं एक साथ ही समझा दूंगा, तो आप पहले मेरे साथ लिखते रहना, ज़्यादा सोचे बिना। तो इसके नीचे लिखना सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, फॉर मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू, ब्रैकेट में इफ नेसेसरी, फॉर मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू इफ नेसेसरी। तो इसके नीचे लिखना शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद अब आपको नीचे एक स्टार डालना है, लाल रंग से डाल देता हूं, मतलब मैं तो रूल्स रिलेटिंग टू बोनस, ब्रैकेट में सेबी एंड कंपनीज एक्ट, रूल्स रिलेटिंग टू बोनस
ब्रैकेट में सेबी एंड कंपनीज एक्ट, तो इसमें लिखना है नंबर 1, बोनस शेयर्स shall not be issued in lieu of dividend। उसके बाद सेकंड, बोनस शेयर्स can be issued to fully paid equity shareholders। Third point, company is authorized by its AOA, company is authorized by its AOA। Number 4, company has not defaulted in payment of interest or principal। Number 5, company has not defaulted in payment of statutory dues like PF etc। तो पहले इतना समझ लेते हैं, आप इतना लिख लो पहले। चलो तो अब देखो, रूल से समझाता हूं कि बेसिकली अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने मुंह उठा के सोचा कि चलो शेयर्स फ्री में दे देते हैं। कंपनी को अगर शेयर्स फ्री में देने हैं तो इसके पीछे सेबी के भी कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 के भी कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। तो हमको 5 बातें एग्जाम में अच्छे से याद करके जानी है। तो मैं आर का सिंबल बना देता हूं, मतलब आपको रटना है, बाकी समझा तो मैं अभी दूंगा ही। तो 5 रूल्स क्या याद रखने हैं। अब देखो, नंबर 1, बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है कि कंपनी ऐसा ना हो कि कहे कि मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगी। मान लो आप मेरे शेयर होल्डर हो, मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगी, एक काम करो मुझसे डिविडेंड के बदले में शेयर्स ले लो फ्री में। तो ये मेरे पार्ट पे गलत होगा, क्योंकि अगर मेरे को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो मुझे डिविडेंड ही देना पड़ेगा। भाई आप मान लो मेरे से पैसे की उम्मीद कर रहे हो कि सर हमको पैसे दो, और मैं कह दूं कि बच्चों मैं पैसे नहीं, मैं एक काम करो ये पेन ले जाओ मुझसे, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये गलत हो गया ना कंपनी के बिहाफ पे। तो कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के बदले में नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, मेरे से फ्री में शेयर ले लो, तो वो गलत है। तो इसको सेबी रोकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बोनस शेयर सिर्फ मैं उन्हीं को दे सकता हूं जो फुल्ली पेड वाले, और वो भी इक्विटी शेयर्स होंगे। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो मैं बोनस शेयर्स दे ही नहीं सकता, तो मैं सिर्फ बोनस शेयर्स किसको दे सकता हूं, इक्विटी शेयर्स वालों को ही दे सकता हूं। और वो भी कौन से वाले इक्विटी शेयर्स, जो फुल्ली पेड होते हैं। अब इस पॉइंट से मैं लिंक करूंगा अपनी मुंशीगिरी की पहली बात, तो आप भी चाहे एरो लगा लो, मैं भी लगा रहा हूं। अब कई दफे क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई कंपनी है, इधर आपको समझा देते, उस कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, और कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपए लिए थे, ठीक है। कंपनी ने अलॉटमेंट पे 2 रुपए लिए थे, ठीक है। कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए लिए थे, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं कर रखी, यानी कि कंपनी की फाइनल कॉल अभी भी क्या चल रही है, मतलब अनपेड चल रही है या अनकॉल्ड चल रही है, कुछ भी, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल करी ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी का शेयर जो है वो अभी सिर्फ कितने रुपए पेड हुआ होगा, 8 रुपए ही पेड हुआ होगा।
कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल करी ही नहीं है, और कंपनी यहीं पे सपने देख रही है कि चलो एक काम करती हूं, अपने शेयर होल्डर को या अपने इक्विटी वालों को फ्री में शेयर्स दे देती हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर आंसर है नो, सेबी रोकती है। सेबी ये कहती है कि आप बोनस शेयर्स तभी इशू कर सकते हो जब आपके शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड होंगे। तो अगर इक्विटी शेयर्स जिनको मैं बोनस देना चाहता हूं वो जब तक फुल्ली पेड नहीं होंगे तब तक मैं बोनस शेयर नहीं दे सकता। अब ये बात एग्जामिनर हमारे खिलाफ यूज करता है क्वेश्चन में। वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा? वो आपको इसी तरह का क्वेश्चन बना के दे देगा और बस नीचे लिख देगा कि कंपनी ने बोनस शेयर्स देने का सोचा और ये वो, और कह देगा कि चलो जर्नल करो। अब बच्चा तो जोश में होता है, बच्चा सीधा जर्नल कर देता है, पर क्या ये शेयर्स फुल्ली पेड है? नहीं है। तो हमें अपने आप पहले इन शेयर्स को फुल्ली पेड करना पड़ता है, यानी कि पहले मैं अपने आप शेयर्स पर फाइनल कॉल भी लोगों से मंगवाऊंगा, फिर इन शेयर्स को फुल्ली पेड करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई बोनस की कोई अपनी मुंशीगिरी कर सकता हूं। तो अब फर्स्ट हेडिंग आप पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट हेडिंग लिखी थी फॉर मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू इफ नेसेसरी। तो आपको सबसे पहले सवाल में यह ध्यान रखना है कि शेयर क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड होना चाहिए। तो अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो आपको फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री खुद करनी पड़ेगी। और अगर आप दोनों एंट्रियों को पढ़ोगे, ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपने 12th में एज इट इज लर्न कर रखी थी या देख रखी होंगी। ड्यू की एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर पैसे मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी डाउट पूछ लेते हैं, सर अगर लोगों ने पैसा नहीं दिया तो ये मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर मान लो लोगों ने पैसा नहीं दिया तो एंट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सही। फिर बस बैंक अकाउंट की जगह आप कॉल से नरियर लिख देना जैसे बचपन में करते थे, याद है ना बचपन। तो ये बातें बाय डिफॉल्ट में मान रहा हूं कि हमने पढ़ रखी थी। तो अगर मान लो लोगों ने पैसा नहीं दिया तो आप कॉल से नरियर कर देना। तो इससे हमारी ओवरऑल अकाउंटिंग पे और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मुद्दा यह था कि हमने शेयर को क्या बनाना है? फुल्ली पेड बनाना है। तो हमने अपना रूल नंबर 2 भी फॉलो कर लिया। क्लियर हो गया रूल नंबर 2? उसके बाद बस सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो एक नज़र में आप समझ जाओगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कंपनी जो ये बोनस शेयर देना चाहती है ये उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि कंपनी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि हाँ मैं शेयर्स इशू कर सकती हूँ फ्री में। अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है तो फिर कंपनी बोनस शेयर नहीं दे पाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट, भाई कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं बैंक के लोन में डिफॉल्ट कर चुकी हो, ब्याज ना दिया हो कंपनी ने या मूल ना दिया हो कंपनी ने। तो अगर कंपनी ने कोई ये सब मूल का या ब्याज का डिफॉल्ट कर रखा है तो फिर वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। सेबी कहता है पहले अपने जितना भी आपका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल आपने अगर कोई नहीं पे कर रखा वो सब पे करके आओ, उसमें आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह सेबी कहता है कि आपने कोई भी अगर कानून का यानी कि सरकार का पैसा अगर नहीं दिया, स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो भी आप बोनस शेयर इशू नहीं कर पाओगे। तो अपने जो भी आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज देने हैं वो सारे पे कर दो। स्टैट्यूटरी ड्यूज का उदाहरण हो गया प्रोविडेंट फंड। तो बहुत सी कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड जमा करना होता है, तो कंपनी को पहले वो पूरी अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करना पड़ेगा, तभी वो बोनस शेयर इशू कर पाएगी। तो समझ आ गया बेसिक? तो देखो कितना अच्छा है, मजेदार। तो देखो बोनस की मुंशीगिरी करने के लिए हम अपने दिमाग में क्या रखेंगे कि अपने को क्या रूल पता होना चाहिए कि क्या वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं, पहली चीज, और क्या वो फुल्ली पेड हैं, दूसरी चीज। अगर फुल्ली पेड नहीं होंगे तो फिर हम क्या कर देंगे? उनको फुल्ली पेड बना देंगे, फिर हम उसके बाद बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो अब हमारी मेन मुंशीगिरी एक तरह से पॉइंट नंबर 2 से शुरू होगी कि सर अब ये बताओ कि अब आखिर बोनस शेयर्स इशू अगर हम कर रहे हैं तो मुंशीगिरी होगी क्या। तो सेकंड पॉइंट की हेडिंग है सैंक्शन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सैंक्शन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो अभी आप लिखते रहना, अभी ज्यादा समझना नहीं। तो इसके नीचे आप 3 लाइन छोड़ देना, 1 2 3। 3 लाइन छोड़ने का मतलब है कि मैं डेबिट में कुछ लिखवाऊंगा, बस 2 में लिख लेना 2 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3,
इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो इसमें एंट्री लिखना बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो तो पहले ये समझते हैं, फिर जो जंगा छुड़वाई उस पर भी बात करूंगा। तो इन दोनों पॉइंटों को आप कवर कर लेते हैं। चलो तो अब आप देखो, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। जब नॉर्मली कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी कहती है पैसा आ गया और शेयर दे दिया। तो कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मान लो कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इशू करा, तो कंपनी के कैश में या बैंक में 100 रुपए बढ़ जाएंगे, पैसा मिल गया कंपनी को। और कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो भी 100 रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी ने 100 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए। मान लेते हैं जो बाकी चीज़ें थी बैलेंस शीट में, 500 रुपए के रिजर्व थे, 500 रुपए की मशीन थी, वो एज इट इज सब कुछ रहेगा और बैलेंस शीट कंपनी की टैली हो रही होगी। और इसी को अगर मैं जर्नल एंट्री रूप में लिखूं तो 100 रुपए के शेयर्स इशू करने पर कंपनी की जर्नल एंट्री जो है टेक्निकली वो हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी के पास पैसा आ गया तो कैश डेबिट का एस्पेक्ट कैश में जुड़ गया, और कंपनी ने टू शेयर कैपिटल यानी कि शेयर्स इशू कर दिए तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट एस्पेक्ट अल्टीमेटली हो रहा है। तो नॉर्मल जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है तो ये हो रहा होगा, सेटिस्फाइड। अब इस बार हम लोगों से पैसा तो ले नहीं रहे, तो मैं पैसे वाला एंगल काट देता हूं। इस बार लोगों से पैसा तो हम ले नहीं रहे, तो जब मेरे पास आया कुछ भी नहीं तो मैं अपनी जर्नल एंट्री से अब कैश अकाउंट डेबिट वाला एंगल भी काट दूं, क्योंकि मेरे पास आया तो कुछ भी नहीं। कैश अकाउंट डेबिट वाला एंगल काटने से मेरा बैलेंस शीट से भी कैश में हटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास आया तो कुछ भी नहीं। तो अभी अगर मैं शेयर्स फ्री में इशू कर रहा हूं तो उस हिसाब से मेरा क्रेडिट एस्पेक्ट तो जनरेट हो गया, शेयर कैपिटल इशू हो गई 100 रुपए की, शेयर कैपिटल वो बैलेंस शीट में बढ़ भी गई। लेकिन अब अगर मैं बैलेंस शीट टैली करूं तो बैलेंस शीट टैली तो नहीं होगी, क्योंकि डेबिट एस्पेक्ट मिसिंग है, क्योंकि कैश तो आया नहीं, मैं कैश हटा रहा हूं। यहां तक क्लियर है। तो बोनस शेयर इशू करने पर ये हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट तो हो गया। तो मुंशी के मन में यह आता है कि इसका मतलब कुछ तो डेबिट होना ही होना चाहिए, कुछ तो डेबिट होना ही चाहिए। तो ये मैंने अभी तक सस्पेंस क्रिएट कर रखा है बेसिकली आपके मन में। पहले इतना समझ आ गया। तो अब मैं आपको पॉइंट 3 और 4 दिखाता हूं। तो अगर आप पॉइंट 3 और 4 ध्यान से देखो, अब आप मत करना कटिंग, तो उसको हम रूट कर देते हैं, एक ही एंट्री को 2 बना देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो डेबिट जो अभी सस्पेंस है फिलहाल टू बोनस टू शेयर होल्डर, और अगली ही एंट्री में कर दिया बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो टेक्निकली अब आप मत काट देना, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट और बोनस टू शेयर होल्डर जो डेबिट था वो कट गया। तो आपकी बोनस इशू करने की एंट्री क्या दिख रही है, डेबिट में अभी कुछ है टू शेयर कैपिटल, यानी कि बोनस शेयर्स इशू करने पर हमारी शेयर कैपिटल तो पक्की बात है कि इशू हो रही है, रेज हो रही है, लेकिन अभी डेबिट एस्पेक्ट हमारा मिसिंग है फिलहाल, जो हम अभी सीखते हैं कि भाई डेबिट क्या करेंगे, कैश तो नहीं करेंगे, ये क्लियर है, पैसा तो नहीं आया, यहां तक ओके हो गया। तो अब कंपनी क्या करेगी, तो कोई तुक्का उक्का मारना है आपको, सस्पेंस अकाउंट बना लें? नहीं, तो मैं आपको पहले सिंपल करके दिखाता हूं। देखो इधर से ही देखते हैं। कंपनी ये कहती है कि मैंने फ्री में शेयर्स दे दिया 100 रुपए का, तो चलो 100 रुपए का इसका मतलब पैसा तो नहीं आया। कंपनी कहती है चलो ऐसा कर लेते हैं, हमारे पास रिजर्व तो पड़े ही है ना, तो क्यों ना ये मान लें कि हमने अपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर लिया, यानी कि जैसे ही मैं रिजर्व को 100 रुपए डेबिट करूंगा तो मेरा रिजर्व टेक्निकली क्या हो जाएगा, 100 रुपए से कम हो जाएगा। और ये मान लेता हूं मैं अपनी किताबों के अंदर कि मैंने 100 रुपए के रिजर्व को कम करा और उसकी जगह 100 रुपए के शेयर्स मैंने इशू कर दिए। अब जैसे ही 100 रुपए का रिजर्व कम होगा तो अब आपका रिजर्व कितना बन जाएगा, 400, और शेयर कैपिटल 100 की जनरेट हो गई। आपकी बैलेंस शीट टैली 500 बैलेंस शीट टैली, और जर्नल एंट्री का एस्पेक्ट भी टैली हो गया।
तो इससे हमने क्या लर्निंग ली कि जब भी बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो हमेशा रिजर्व से ही इशू होते हैं और कोई इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है ही नहीं। सिंपल। तो बस अकाउंटिंग भी मैच कर गई, डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया। तो ये था डेबिट का सस्पेंस। तो अब आप मेरे साथ लिखना। तो सबसे पहले आप डेबिट में लिखना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरे में लिखना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और तीसरे में लिखना जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि रिजर्व भी कौन सा इस्तेमाल करना है इसकी रैंकिंग सेबी ने दे रखी है। तो नंबर 1 डाल लेते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पे, CRR। ये CRR क्या होता है वो वैसे हम अगले चैप्टर में सीखते हैं, लेकिन अभी आप मान लो कि हमको सवाल में दिया होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। थोड़ा सा लिंक करवा देता हूं। आपने अगर याद हो बचपन में DRR अगर सुना था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, है ना? तो ये उसी की तरह होता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम डिबेंचरों को रिडीम करते थे तो DRR बनाते हैं, लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो हम CRR बनाते हैं। तो आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नाम का एक चैप्टर आएगा, अगला ही चैप्टर है चैप्टर 7। तो जब मैं वो भी हम पढ़ेंगे तो आप उसको लिंक कर पाओगे। तो ये CRR वो है, तो हमें दिया होगा। दूसरा नंबर 2 रैंकिंग किसकी? SPR यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सबने सुन रखा होगा बचपन से, है ना? प्रीमियम शेयर्स पे इशू करते थे तो SPR हमने सुन रखा है। और अगर इन दोनों में भी पैसे कम पड़ जाएं कंपनी के पास तो फिर वही PNL या जनरल रिजर्व। तो ये हमारे फ्री रिजर्व हो गए रैंक 3 पर। तो बोनस शेयर्स देने के लिए हम सबसे पहले CRR से पैसा लेते हैं, उसमें पैसा कम पड़ेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं, उसमें भी पैसा कम पड़ेगा तो फिर सब कुछ फ्री रिजर्व से ले लेते हैं। क्लियर हो गई रैंकिंग? इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे नंबर 2 लगा रखा है उस पर आप एक स्टार बनाओ। उस स्टार का लिंक नीचे मैं कुछ लिखवाऊंगा। तो अब आप नीचे एक स्टार बना लो। तो उस SPR का जो सेकंड वाले का हमने स्टार पॉइंट लिखा है उसका लिंक नीचे लिखना है स्टार डाल के। तो नीचे आप लिखना SPR डैश फॉर लिस्टेड कंपनीज डैश डाल के मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश। और एक लाइन छोड़ के फॉर अनलिस्टेड कंपनीज डैश डाल के मे नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। तो इसका मतलब ये है जी, आइए इस पे चर्चा करें। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दो टर्म्स आ रहे हैं, तो पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वैसे भारत में और भी होते हैं, लेकिन आपने शायद BSE NSE ही सुन रखे, तो मैं वही उदाहरण ले लेता हूं। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर अगर कोई कंपनी का शेयर लिस्टेड है तो उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी कह देते हैं। जैसे आपने शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के शेयर सुन रखे होते हैं ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, टाटा, तो ये सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसका शेयर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो उस कंपनी को क्या बोल देते हैं? अनलिस्टेड कंपनी बोल देते हैं, है ना। तो अब देखो,
एसपीआर को अगर मुझे इस्तेमाल करना है, रैंक नंबर 2 पर हमने क्या लिख रखा था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो लिस्टेड कंपनियों पे फोकस करना। लिस्टेड कंपनियों के लिए ये एक ऑब्लिगेशन भी लगा रखी है सेबी ने कि आपका एसपीआर जो है वो कैश में रियलाइज्ड होना अनिवार्य है। अगर आपका एसपीआर कैश में नहीं मिला तो फिर आप इसको बोनस शेयर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाकर आपको पूरी कहानी समझा देता हूं किनारे में। अब एसपीआर जनरेट कैसे हो सकता है उस पर चर्चा कर लेता हूं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मान लेते हैं कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, लेकिन कंपनी ने इस आदमी को इशू करा 12 रुपए का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू होता है तो हम बचपन में एक एंट्री डालते थे, मैं उसके क्रेडिट एस्पेक्ट पर फोकस करूंगा तो आप बस बताना कि आपको याद है नहीं। हम कहते थे कि हमारी जो शेयर कैपिटल रेज हुई है वो तो हम मानते हैं कि सिर्फ फेस वैल्यू लिखना है, और जो एक्स्ट्रा हमको पैसा मिला यानी 2 रुपए वो हम एक अलग से रिजर्व में क्रेडिट कर देते हैं 2 रुपए का, ठीक है। यही थी एंट्री। अब मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। ये आदमी जो था जिसको मैंने शेयर इशू करे, इसने कहा कि जी मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे बाद में दूंगा 3 महीने बाद, पैसे बाद में दूंगा 3 महीने बाद। तो फिलहाल जो ये 12 रुपए हैं क्या ये मुझे रिसीव हो चुके हैं? अभी नहीं हुए हैं, नहीं हुए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है ये मुझे अभी कैश में नहीं मिला है, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? ये इसका मतलब 2 रुपए अभी तक मुझे कैश में तो नहीं मिला है, बस मैं तो हाइपोथेटिकली खुश हो रहा हूं कि हां मैंने 10 का शेयर 12 में दे दिया तो 2 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन क्या ये प्रीमियम मुझे कैश में रिसीव हो चुका? नहीं हुआ। तो अब अगर मैं इस प्रीमियम को सोचूं कि चलो चलो इस 2 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम से मैं फ्री में शेयर्स इशू कर देता हूं और मैं बोनस टू शेयर होल्डर की मान लो ये एंट्री पास करने चलूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो सेबी मना कर देती है, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी हो तो आप पर यह ऑब्लिगेशन है कि जब तक एसपीआर आपको कैश में ना मिले तब तक आप एसपीआर को फिर बोनस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर ये करते ही सेबी कहेगी कि आपने गुनाह कर दिया, तो डायरेक्टर्स को और मुंशियों को जेल हो जाएगी। तो ये नहीं कर सकते हम। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि वो क्या कहना चाह रहा है कैश रियलाइज्ड वर्ड से। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपको बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आपको मैं दोबारा बता देता हूं बस। तो ये आप ध्यान रखना कि एसपीआर को लिस्टेड कंपनी सिर्फ कभी यूटिलाइज कर सकती है जब मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश। बाकी अगर अनलिस्टेड कंपनियां तो फिर जो मर्जी करो, फिर तो उन पर सेबी के नियम वैसे ही नहीं लगते क्योंकि अनलिस्टेड है, तो फिर मे और मे नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तो हालांकि अनलिस्टेड कंपनियों का सवाल हमारे पास आता नहीं है क्योंकि अनलिस्टेड कंपनियां कोई आमतौर पर पब्लिक कंपनियां होती भी नहीं है, वो सिर्फ किताबी बात है। तो हमारी सारी कंपनियां ज्यादातर क्या ही होंगी? लिस्टेड होंगी। लेकिन पता होना चाहिए थ्योरेटिकली, तो लिस्टेड कंपनियां अपना एसपीआर जो यूज करना चाहती हैं बोनस में, वो सिर्फ कभी कर सकती हैं जब कैश में रिसीव हुआ होगा। क्लियर हो गया अच्छे से पॉइंट? तो बस वो यही समझाना चाह रहा था। बाकी दोनों रिजर्वों में कोई ऐसी टेंशन नहीं है। सीआरआर हो कैश में ना हो कोई चिंता नहीं है, सिक्योरिटी जनरल रिजर्व हो कैश में ना हो कोई चिंता नहीं है, लेकिन एसपीआर किस में रियलाइज्ड होना जरूरी है? कैश में। तभी वो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी? तो अब सिर्फ अपनी मन की आंखों से देख लो, अगर आप सेकंड और थर्ड एंट्री को मर्ज करोगे मन की आंखों से तो मोटा मोटा एंट्री क्या बन रही है? रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अपना सेटिस्फाई हो गए, बोनस शेयर्स हमारे इशू हो गए। तो बेसिकली 3 एंट्री के अंदर हमारा बोनस शेयर इशू हो जाता है। बताओ कुछ है मुंशीगिरी इसमें? कुछ भी नहीं, सिंपल। तो पहली एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल ड्यू करने की, अगर नेसेसरी है तो। अगर शेयर पहले से ही फुल्ली पेड होगा तो फिर हम क्या करेंगे? सीधा सैंक्शन कर देंगे, यानी रिजर्व से पैसा निकाल लिया और शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। तो बस करनी हमको दोनों एंट्री अलग अलग पड़ती है। तो यहां तक बिल्कुल ओके, परफेक्ट। तो इसके नीचे एसपीआर का पॉइंट भी आ गया। फिर उसके बाद एक नॉर्मल ऐसी एक अलग से स्टार लगा के लिखनी है बात, मतलब मुंशीगिरी तो खत्म। तो अलग से स्टार डाल के लिखना, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व
कैन नेवर बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये भी एक मजेदार पॉइंट है कि भाई रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसको हम कभी भी बोनस शेयर्स इशू करने में यूज नहीं कर सकते। तो ये बात भी याद रखनी है। तो ये हमको सवालों के अंदर देता है जानबूझ के कि चलो जरा देखें बच्चे को रीवैल्यूएशन रिजर्व देकर, और पता चला बच्चा जोश जोश में रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसका लॉजिक बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम कभी भी बोनस शेयर्स देने में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा याद रखना अपने सीए फाइनल तक, सीए बनने के बाद तक भी, ये सिर्फ क्या होता है, गुब्बारा। तो गुब्बारा क्या होता है, गुब्बारा दूर से आपको ऐसा लगता है कि देखने में कि अरे कितनी बड़ी चीज है ना, लेकिन हल्की सी उसमें सुई चुबो दोगे तो फूट जाएगा, खत्म। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है गुब्बारा होता है, ये सिर्फ दूर से दिखाने के लिए होता है कि अरे बहुत बड़ी चीज आ रही है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब कैसे, मान लो मेरी कंपनी है, मैं उसकी एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, 100 रुपये की शेयर कैपिटल है, 50 रुपये कैश हैं, 50 रुपये की मशीन है, तो मेरी बैलेंस शीट अभी टैली हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी मशीन को रीवैल्यू करूंगा, मैं अब अपनी मशीन को रीवैल्यू करूंगा, और मैंने मशीन की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो 50 से बढ़ाकर मान लो कर दिया 80। तो मैंने इन्फ्लेट कर दिया अपनी एसेट साइड को, तो एसेट साइड 30 रुपये बढ़ गई। अब इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट मेरे को चाहिए, क्रेडिट एस्पेक्ट, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है मैं एक रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम से क्रिएट कर देता हूं। 30 रुपये बैलेंस शीट टैली हो गई। तो अब ये जो 30 रुपये है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये क्या एक्चुअल में कंपनी का कुछ सब्सटेंशियल, कुछ कंपनी ने कमाया है क्या? नहीं, गुब्बारा है भाई। मैंने अभी 30 रुपये का गुब्बारा फुलाया, अगर मान लो मैं मशीन की वैल्यू कर देता 180 बढ़ाकर, तो ये गुब्बारा कितने का हो जाता? 130 का। अब मैं सोचूं चलो अब इस रीवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं फ्री में, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, सिर्फ गुब्बारी बातें हो रही है ना। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व इसीलिए कोई रिजर्व होता नहीं है, इसको कभी भी नेटवर्थ तक में काउंट नहीं करते। जब आपको बड़े होकर सिखाया जाएगा ना कि नेटवर्थ निकालो किसी भी कंपनी की, तो आपने शायद 12th में पढ़ा हो, नेटवर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता था शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कि भाई कंपनी की पूंजी जोड़ लो और कंपनी के रिजर्व्स जोड़ लो। तो नेटवर्थ निकालने के टाइम पर भी ये गुब्बारा नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये गुब्बारा कोई वर्थ थोड़ी ना है। मैं अपनी मशीन दिखा दूं 5 करोड़ की, तो मैं इधर रिजर्व भी दिखा दूंगा 5 करोड़ का। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व इज ऑलवेज कूड़ा, पूरे सीए की जर्नी में हमेशा ध्यान रखना। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इसीलिए कुछ भी नहीं होता सिवाय एक गुब्बारे के, तो इसका कोई रोल नहीं होता। तो इसीलिए हम इससे ना तो बोनस शेयर इशू करते, और आगे के हर चैप्टर में और आगे की अपनी पूरी कंप्लीट सीए की जर्नी में इसका कोई यूज कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं होता। तो क्लियर हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये बेकार होता है। तो बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अब बताओ, बोनस से संबंधित कोई भी डाउट, दिक्कत तो नहीं लग रही? सवाल में तो हम करेंगे, बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। मेन वन हेडिंग की मुंशीगिरी। चलो अब आप फ्रेश पेज पे डाल दो मेन हेडिंग नंबर 2। मेन हेडिंग नंबर 2। तो मेन हेडिंग नंबर 2 का नाम है राइट्स इशू। राइट्स इशू, ठीक है। तो मेन पेज पे राइट्स इशू। चलो तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ आपके साथ। मान लेते हैं ये है एक शेयर होल्डर, इसका नाम है मिस्टर एक्स, जिसके पास हैं 100 शेयर्स, और फिलहाल जो है कंपनी का शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 25 रुपये, ठीक है। अब राइट इशू जो होता है, मैंने आपको बताया था, राइट इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी ये कहते हैं कि हम फ्री में नहीं देंगे,
सस्ते में देंगे, मार्केट प्राइस से आपको सस्ते में दे देंगे। तो जो ये राइट्स इशू होते हैं, इनको आमतौर पे कंपनी एक अनुपात यानी कि एक रेशो के फॉर्म में निकालती है। रेशो का फॉर्म मतलब हो गया, जैसे मैं ऐसे ही लिख देता हूं मनगढ़ंत 10:1। तो 10:1 का मतलब होता है कि कंपनी ये कहती है कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स हैं तो हम उसको 1 शेयर सस्ता खरीदने का अधिकार दे रहे हैं। तो इसको 10:1 को ऐसे रीड करना है। तो मैं लिख देता हूं, ये फिर आप भी बाद में चाहे लिख लेना कि राइट इशू 10:1 का क्या मतलब है। 10:1 का ये मतलब है कि अगर आपके पास कितने शेयर हैं, 10 शेयर्स हैं, तो आप कितने शेयर, 1 शेयर सस्ता ले सकते हो, ले सकते हो। समझ आया 10:1 का इंटरप्रिटेशन, कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो कंपनी आपको ये अधिकार देती है। देखो राइट वर्ड का हिंदी में मतलब भी होता है अधिकार, ये भी लिख देता हूं। राइट वर्ड का मतलब होता है अधिकार। तो कंपनी आपको ये अधिकार देती है कि आपके पास अधिकार है सस्ता लेने का। पर क्या कंपल्शन है, ये भी मैं पूछ लेता हूं कि इज इट कंपल्सरी। भाई मैं आपको थप्पड़ मार के कहूं कि मेरा पेन 2 रुपए में खरीदना है मैं सस्ता दे रहा हूं, वैसे 100 रुपए का है, मैं सस्ता दे रहा हूं, 2 रुपए में दे रहा हूं, तो ये मैं आप पे थप्पड़ मार के तो नहीं खरीदवा सकता। तो कभी भी राइट्स इशू जो होता है कि क्या ये कंपल्सरी होता है, तो बिग नो, ये भी लिख लेते हैं। तो आपको यहां पे सिर्फ अधिकार मिलता है, आपके पास चॉइस है, आपको लेना है लो, सस्ता है लेना है लो, नहीं लेना मना कर दो, बोलो सर हमको नहीं चाहिए। तो राइट्स इशू जो होते हैं वो ये होते हैं। तो ये आप छोटी सी इंटरप्रिटेशन लिख लेना तो आपको अच्छे से बाद में याद आ जाएगा। तो 10:1 का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आप 1 शेयर सस्ता ले सकते हो, 10:1। इसी तरह मान लो 5:1 होता तो भी आप सेम इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे, 2:1 होता तो भी आप सेम इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे। आमतौर पे इसमें ज्यादा इस टू कम ही होगा, क्योंकि कंपनी कभी उल्टा ऐसे नहीं कहेगी आपके पास 1 शेयर है तो 10 सस्ते में ले लो, ऐसा आमतौर पे नहीं होएगा। अच्छा, तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स थे, तो उसको कितने शेयर सस्ते लेने का अधिकार मिल जाएगा, 10 शेयर्स, क्योंकि हमारे मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर्स हैं, 100, तो उसको कितने शेयर्स ही सस्ते में मिलने का अधिकार मिलेगा, सिर्फ 10 शेयर्स का अधिकार मिलेगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं राइट इशू हमने लिख लिया, टिक, टिक का मतलब मान लेते हैं उसने ले लिया। ठीक है ना। तो राइट्स इशू आने के बाद हमेशा शेयर का भाव यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम थोड़ी देर बाद मैथमेटिकली भी समझेंगे। तो मान लेता हूं शेयर का मार्केट प्राइस अब हो गया 24 रुपए। तो हमारे लिए जो कॉन्सेप्चुअल बात है जो मुझे सिखानी है वो मैं पहले आपसे पूछता हूं, जो मुझे पता है काफी बच्चों को नहीं पता होती, फिर मैं बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। राइट्स इशू आने से पहले जो बाजार में दाम चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इस 25 रुपए के प्राइस को क्या बोला जाता है? तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल न्यूज से बहुत दूर हो, आप स्टॉक मार्केट न्यूज से बहुत दूर हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें है ना, प्रैक्टिकली ये न्यूज में बोला जाता है इस कंपनी का राइट इशू आया, उसका ये प्राइस ये है। तो इस प्राइस का एक नाम होता है, अब लिखना आप बादल के अंदर, इसे बोलते हैं कम राइट प्राइस, कम राइट प्राइस। तो राइट इशू आने से पहले के जो दाम होते हैं उन्हें बोला जाता है कम राइट प्राइस, और राइट्स इशू आने के बाद के जो दाम होते हैं वो भी नहीं पता होंगे ऑब्वियसली, तो उसको बोलते हैं, उस बादल में लिखना है एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस। तो ये 2 बादल आप लिख लो। चलो अब मैं थोड़ी सी क्रॉस चेकिंग करवाऊंगा, तो ये आप सीखने के बाद लिखना, अभी मत लिखना। अब देखो, अब हम मिस्टर एक्स के हिसाब से सोचते हैं। मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स थे पहले, है ना, और उनके 100 शेयर्स की मार्केट प्राइस क्या थी, 25 रुपए थी शायद, है ना, शुरू में 25 रुपए थी।
तो मिस्टर एक्स सोच रहे हैं, या मिस्टर एक्स के हिसाब से मैं मानूं कि मान लो कंपनी के टोटली 100 शेयर हैं, तो कुल मिलाकर कंपनी की या मिस्टर एक्स की जो अभी वेल्थ है वो कितने रुपए है? 2500। तो मिस्टर एक्स के दिमाग में उसकी वेल्थ क्या चल रही है? 2500। कि यार मेरे पास कंपनी के 100 शेयर हैं और एक शेयर 25 रुपए का है, तो मेरी वेल्थ कितनी है? 2500। अब मिस्टर एक्स ने कितने शेयर सस्ते खरीदे? 10 शेयर्स उसने मान लेते हैं सस्ते खरीदे, तो उसने फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर्स और खरीद ले। मैं राइट प्राइस भी लिखना भूल गया, वो मैं बता देता हूं। तो सस्ता, भाई सस्ता सस्ता कर रहा हूं तो मैं समझाने के चक्कर में सस्ता सस्ता बोलता रहा, ये नहीं बताया आपको कि सस्ता कितना। तो मैं ऐसी एग्जांपल ले लेता हूं कि कंपनी ने जो सस्ते दाम उसको ऑफर करे वो करे 14 रुपए। तो ये भी आप मेंशन कर लो डायग्राम पर ही। तो जो सस्ते दाम ऑफर करती है कंपनी, उस प्राइस को हम क्या बोल देते हैं? राइट प्राइस। तो राइट प्राइस का मतलब हो गया कि कंपनी ऑफर दे रही है कि तुम्हें देखो 25 रुपए का शेयर है, लेकिन मैं कितने में दे रही हूं? सिर्फ 14 रुपए में देने का मैं तुम्हें अधिकार दे रही हूं। लेना है ले लो, नहीं लेना मना कर दो। तो आदमी सोचता है चल ले लेते हैं। भाई जो चीज 25 की बाजार में है और अगर मुझे सिर्फ 14 की मिल रही है तो मैं क्या सोचूंगा? ले लूंगा। तो मैंने मान लेते हैं ले लिया। तो अब मिस्टर एक्स के दिमाग में देखो, उसकी वेल्थ जो थी 100 शेयर्स थे 25 रुपए के, 2500। फिर उसने कहा कि मैंने चलो 10 शेयर और ले लिए कंपनी से। 10 शेयर कितने के लिए? उसने 14 रुपए के। तो इसका मतलब उसकी वेल्थ कितनी हो गई? मतलब 140 और बढ़ गई। तो अब मैं ऐसा सोच सकता हूं या मिस्टर एक्स ऐसा सोच सकता है कि मेरे पास अब 110 शेयर्स हैं जिनसे मेरी वेल्थ 2640 रुपए की है। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि मेरे पास कंपनी के 110 शेयर्स हैं और उन 110 शेयर्स पर मेरी वेल्थ 2640 रुपए की है। तो अब आप कैलसी पर यह निकालो कि अगर 110 शेयर्स 2640 के हैं तो एक शेयर कितने का हुआ? 24 का हो गया। तो मिस्टर एक्स अपने आप को यह संतुष्टि देगा या कंपनी अपने आप को यह संतुष्टि देगी कि चलो ये मान लेते हैं कि एक शेयर 24 रुपए का है। तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, देखो मेरी सोच देखो, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं 25 के भाव के, मेरे पास 10 शेयर्स हैं 14 के भाव के। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। इसको काट देता हूं। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं अब क्या सोचूंगा कि मेरे पास 110 शेयर्स हैं 24 के भाव के। तो आपको बात समझ आई? क्लियर हो गया पॉइंट? तो इससे आपने क्या सीखा? इससे यह साबित होता है कि राइट्स इशू आने के बाद 100% कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या गिरेगा, कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि राइट्स इशू में कंपनी अपने शेयरों को सस्ते में देगी और सस्ते में देने का प्रभाव, ओवरऑल इफेक्ट यही पड़ना है कि एवरेज प्राइस कम ही होना है। तो इसीलिए राइट्स इशू से पहले जो दाम होते हैं उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस का मतलब है कि इस 25 रुपए में राइट्स वाला पैसा भी इंक्लूडेड है, इसमें थोड़ा वजन है, इसीलिए 25 है। और राइट्स आने के बाद मार्केट का भाव कितना हो गया शेयर का? खाली 24। कम ही होना है, वो पक्का है, कुछ भी हो कम होगा। तो इसका मतलब उसमें से राइट का इफेक्ट अब हट गया, तो अब वो हल्का रह गया। कितना रह गया? खाली 24। तो इसीलिए पहले वाले प्राइस को बोलते हैं कम राइट प्राइस और बाद वाले प्राइस को बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। तो क्लियर हो गया? तो आप ये अब बना लो सितारा लगा कि खाली क्रॉस चेकिंग है, ये खाली क्या बाद में आपको रिवीजन में हेल्प करेगा कि अच्छा ये ऐसे हो रही है बात। तो इट इज ओनली फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एग्जाम में वो ये सब पूछता नहीं है। चलो, तो अब ये लिखने के नीचे अब हम एक छोटा सा हाथ का निशान बना के लिखते हैं। मतलब एक दो बातें और लिखवानी है। इसका नाम है, इस हाथ का नाम है वैल्यू ऑफ राइट। अब हमसे तो ये क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम में। मैंने कहा था ना कैलकुलेशन पार्ट का क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर में वो हमसे पूछेगा वैल्यू ऑफ राइट निकालो। तो हम वैल्यू ऑफ राइट निकालेंगे। तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस।
तो हमारे अपने एग्जाम्पल में, हम अपने एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में कम राइट प्राइस क्या था, 25 रुपये पर शेयर, और एक्स राइट प्राइस क्या था, 24 रुपये पर शेयर। तो हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू ऑफ राइट आ गया 1 रुपये पर शेयर। तो ये हो गया खत्म, छोटा सा पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है कि राइट का क्या प्रभाव था मार्केट प्राइस पर। तो 1 रुपये से गिरावट हो गई थी तो उसको वैल्यू ऑफ राइट बोल दिया। तो अब देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं बार डायग्राम से समझाऊं तो मान लो ये लाल रंग का जो बार है इसकी हाइट है 24, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरे रंग का चेरी और रख दिया। इस हरे रंग की चेरी की हाइट है 1, तो टोटल हाइट अब कहाँ तक पहुँच गई, 25 तक। तो इसीलिए 25 को कहा जाता है, 25 को कहा जाता है कम राइट प्राइस। इसका मतलब इसमें वैल्यू ऑफ राइट क्या है, इंक्लूडेड है। तो 25 के अंदर क्या है, 1 रुपये इंक्लूडेड है, और इसीलिए 24 को क्या कहा जाता है, एक्स राइट प्राइस। इसका मतलब इसमें वैल्यू ऑफ राइट इंक्लूडेड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। तो इसीलिए डायग्राम पे क्या लिखा था, देखो 25 रुपए में क्या लिखा था, कम राइट प्राइस, और 24 रुपए में क्या लिखा था, एक्स राइट प्राइस। तो कम का मतलब होता है इंक्लूडेड, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेड। तो 25 रुपए के अंदर एक तरह से 1 रुपए है तो इसीलिए कम राइट प्राइस, और 24 रुपए के अंदर 1 रुपए नहीं है, वो तो उसके ऊपर चेरी था, तो इसीलिए 24 रुपए को एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा हाथ का निशान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे हाथ के निशान में लिखना है शेयर होल्डर कैन रिनाउंस, RENOUNCE, renounce his right to any other person. तो रिनाउंस का मतलब नहीं, बता नहीं सकता है। रिनाउंस का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो इसकी अकाउंटिंग भी हम सीखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में तो नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर में। लेकिन अभी मीनिंग बता देता हूं। तो शेयर होल्डर कैन रिनाउंस हिज राइट टू एनी अदर पर्सन। इसका मतलब है कि मान लो मैंने इन महोदय को चिट्ठी में ऑफर दिया कि भाई आप ये पेन खरीद सकते हो 14 रुपए में, आपको ये मैं अधिकार देता हूं कि आप मुझसे 10 पेन खरीद सकते हो सस्ते दाम पे, ठीक है। अब इनका मन नहीं था खरीदने का, इनके पास मान लो 14 रुपए भी नहीं है, ये क्यों खर्च करें। तो इन्होंने अपने दोस्त को वो राइट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मुझे कंपनी से अधिकार मिला है सस्ते दाम पे शेयर खरीदने का, जैसे मिस्टर एक्स को कितने शेयर्स का अधिकार मिला था, 10 शेयर्स का अधिकार मिला था सस्ते दाम पे खरीदने का। तो मिस्टर एक्स चाहे तो ये अधिकार अपने किसी मित्र को भी दे सकते हैं कि यार भाई मैं तो देख 14 रुपए मेरे पास नहीं है, तुझे अगर लेना है ना तो तू ये मेरे पास चिट्ठी है, तू ये रख, तू कंपनी से 10 शेयर खरीद ले 14 रुपए में। तो मैं अपने अधिकारों को क्या कर सकता हूं, रिनाउंस भी कर सकता हूं। और ये मैं होली और पार्टली भी कर सकता हूं। मतलब मैं अपने दोस्त भाई को कहता हूं चल एक काम करते हैं, 5 मैं रख लेता हूं, 5 तू रख ले। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख लेना ब्रैकेट में, होली और पार्टली कैसा भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। तो शेयर होल्डर कैन रिनाउंस हिज राइट टू एनी अदर पर्सन, है ना। तो ये सिंपल हो गया। और लास्ट एरो है बस जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आएगा, वो है एक्स राइट प्राइस कि ये कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो थोड़ा सा बड़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर्स।
तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो एक बार बोल देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। तो अब क्या होता है किताब के अंदर, तो ये फॉर्मूला दे रखा होता है, तो बच्चा डायरेक्टली जब अपने आप पढ़ने के सोचता है तो वो पहले तो ऑब्वियसली किताब में फॉर्मूला देखता है, तो उसको डर लगता है कि ये क्या है। तो अब मैं इसको आपको समझा देता हूं। हमारे एग्जाम्पल से लेते हैं, हमारा एक्स राइट प्राइस कितना था हमारे क्वेश्चन में 24 है ना। ये 24 रुपए जो निकला था वो निकला था शायद 2640 बटे 110 करके, है ना। ऐसे ही निकाला था हमने 24 की भाई 2640 उसकी वेल्थ हो गई थी एक्स की और 110 उसने कहा था शेयर। तो अगर मैं 2640 को ऐसा लिख लूं 2500 प्लस 140 और 110 को ऐसा लिख लूं 100 प्लस 10, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब ये 2500 की जो पीछे गणित थी वो मेरे ख्याल से थी 100 शेयर्स 25 रुपए के, और 140 के पीछे गणित थी 10 शेयर 14 रुपए के। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, राइट। अब इसको मेन फॉर्मूले से कंपेयर करो, सबसे लास्ट वाले को। 100 क्या है नंबर ऑफ शेयर, इनटू 25 क्या है कम राइट प्राइस था ना, पहले अपना वाला 25 था, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 10 क्या है राइट शेयर्स, हमने उसको 10 शेयर्स का राइट दिया था, इनटू 14 क्या है राइट प्राइस सस्ते दाम में 14, होल डिवाइडेड बाय 100 क्या है नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर। तो सिंपल। तो बेसिकली फॉर्मूला जो है वो कोई फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला नहीं है, आप ऐसे भी निकाल लोगे बुद्धि से तो भी 24 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि किताब में फॉर्मूला बनाना होता है थोड़ा दिखाने के लिए, भाई क्लाइंट को भी तो डराना है ना आपको, तो इसीलिए आप उसको डराने के लिए इस तरह से प्रेजेंट करके लेके जाओगे ताकि उसको लगे कि मैंने कोई मुश्किल काम करा है, बट आपने मुश्किल काम नहीं करा, आपने सिंपल काम करा है। तो ये है फॉर्मूला एक्स राइट प्राइस का। तो समझ आ गया एक्स राइट प्राइस भी, ठीक है। और एक एरो और है बस लास्ट, मुंशीगिरी। तो मैंने वैसे कहा था कि इसकी मुंशीगिरी एग्जाम में पूछता नहीं है, इसका सिर्फ क्या पूछता है कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन फिर भी मुंशीगिरी आ जाए तो सोचो जरा, तुक्का लगाओ। इसमें कंपनी शेयर इशू कर रही है और पैसे भी ले रही है, सस्ते दाम पे ले रही है, लेकिन पैसा तो ले ही रही है। तो कंपनी को पैसा मिला तो क्या डेबिट, बैंक डेबिट। कंपनी ने शेयर दिया तो क्या क्रेडिट, शेयर कैपिटल। हो गई मुंशीगिरी खत्म? नहीं, हाँ शेयर कैपिटल ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे होगा। तो क्या पता हमारे एग्जांपल में फेस वैल्यू 10 थी शेयर की और हमने दिया कितने का था 14 का, तो 4 रुपए का क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी। तो आपकी मुंशीगिरी खत्म, राइट इशू की भी। तो राइट इशू कुछ है नहीं, राइट इशू इज इशू ओनली, बेसिकली उसकी मुंशीगिरी जो है वो इशू वाली ही है, यानी कि आपने बस शेयर्स इशू कर दिया, ये है। तो इसके नीचे आप एक बड़ी सी लाइन लगा सकते हो और अपना जो पेन है उसका कलर बदल सकते हो। तो इस लाइन का संकेत ये है कि इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट आप लिख चुके हो। तो बोनस इशू हो चाहे राइट इशू हो, दोनों का फुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो गया है ना, और फुल कॉन्सेप्ट हमने लिख भी लिया। तो बस एक आध एग्जाम्पल सवाल करके हम समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर, परफेक्ट। चलो तो इलस्ट्रेशन एक 1 डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप यहीं पर देख लेना स्क्रीन पर, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड वर्ड पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी से आपको क्या याद आ जाना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला वो पॉइंट है ना। एज ऑन 31 मार्च, तो क्या क्या है कंपनी की कंडीशन, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच और 4 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसकी कौन सी रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी, 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम और ब्रैकेट में क्या लिखा है
कलेक्टेड इन कैश। तो अब हमने को टेंशन नहीं है, लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी के लिए हम SPR तभी यूज कर सकते थे जब वो कैश में कलेक्ट हो। तो ये भी अब उसने कह दिया कैश में कलेक्ट है, तो ये थी हमारी रैंक 2। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व और सरप्लस क्रेडिट इन P&L। तो जनरल रिजर्व और क्रेडिट इन P&L ये दोनों फ्री रिजर्व्स जो थे ये 3rd रैंक पे थे। तो ये कंपनी की सिचुएशन हो गई। अब लिखा है द कंपनी डिसाइड टू इशू, बस ये धीरे धीरे पढ़ लेना आप, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। बस इतनी सी अंग्रेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड का मतलब क्या हो गया कि 4 अगर आप हेल्ड करते हो तो आपको 1 फ्री मिल जाएगा, राइट। तो अब हमारे 40,000 अगर इक्विटी शेयर्स हैं और हम हर 4 के बदले में 1 फ्री दे रहे हैं, तो 40,000 के बदले में कितने फ्री हो गए? 10,000। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, इस लाइन से पढ़ के मुझे ये पता लग गया कि कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करेगी एज बोनस, राइट। क्लियर? ठीक है। फॉर दिस पर्पज इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। अब देखो इस लाइन का मतलब कह रहा है कंपनी ने ये डिसाइड करा कि हम अपने फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करेंगे। तो इसका मतलब हम वैसे भी करते हैं, क्योंकि हम पहले किन को यूज करते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, उसके बाद फिर हम अपने फ्री रिजर्व को यूज करते हैं। तो ये लाइन हम अपने आप वैसे भी फॉलो ही करने वाले हैं। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो फटाफट से आप सॉल्व करो, पहले आप करो और 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आपको कितनी एंट्री करनी है टोटल? 2। क्या इसमें शेयर्स को फुल्ली पेड करने की भी आपको करनी है? नहीं करनी, क्योंकि शेयर ऑलरेडी क्या है? फुल्ली पेड है। तो शेयर ऑलरेडी क्या है? फुल्ली पेड है। 10 का शेयर है तो क्वेश्चन में पता चल रहा है कि फुल्ली पेड है। तो अब आप 2 एंट्री पहले आप करके देखो, फिर चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 ही एंट्रीज करनी थी। तो पहली एंट्री जो आपने करी होगी मेरे हिसाब से, वो आपने करी होगी CRR डेबिट 55,000, उसके बाद SPR डेबिट 30,000, ठीक है। तो आपके 85,000 रुपए तक तो इन दोनों से यूज हो गए। अब आपको बस कितने रुपए और चाहिए? 15,000। ये सबको क्लियर है? क्योंकि आप 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हो बोनस और 1 शेयर 10 रुपए का है, तो मतलब आपको टेक्निकली 1 लाख रुपए जो है वो अपने रिजर्वों में से चाहिए। तो यूटिलाइजेशन नंबर 1 CRR, यूटिलाइजेशन नंबर 2 SPR, तो बचे हुए 15,000 हम अपने फ्री रिजर्व में निकाल सकते हैं। तो इसमें आप अपने जनरल रिजर्व से 15,000 रुपए निकाल सकते हो। तो पहली एंट्री आपके हिसाब से, या मतलब किताब के हिसाब से, CRR डेबिट 55,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 30,000 और बचे हुए 15,000 कहां से ले लिए? जनरल रिजर्व से 15,000, राइट। टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख रुपए। बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। फिर सेकेंड एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि हमने कैपिटल इशू कर दी, यानी शेयर्स हमने अल्टीमेटली इशू कर दिए। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैच हो गया, परफेक्ट। अब नरेशन, बिल्कुल पहली एंट्री जो है वो हमारी किस चीज की थी? एक तरह से सैंक्शन की। तो बस आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि बोनस इशू कंपनी ने सैंक्शन कर दिए। तो आप इसको जरूरी नहीं कि किताब वाली ही लिखनी है। और दूसरी एंट्री क्या थी? हमने शेयर्स इशू कर दिए थे। तो शेयर्स इशू करने को आप शेयर्स इशू करना भी लिख सकते हो, या फिर इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था ना कि हम अपने रिजर्व में से पैसा कैपिटल में डाल रहे हैं एक तरह से। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 2 जो है ये आप मार्क करो होमवर्क में। तो इसमें 2 केसेस हैं जो आप घर में करना एज होमवर्क, है ना, केस 1 और केस 2। इलस्ट्रेशन 3 में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये हमारे एग्जाम में आ भी चुका है कई बार और इसकी वेटेज रहती है 8 नंबर के आसपास, या 5 से 8 नंबर आप मान के चलो। तो ये हम देखते हैं कि क्या है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट एक बार हम देखते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख रुपए, और 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपए। ठीक है। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपको अगर याद हो
ये तो सिर्फ एक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होती है। इसका कोई वैसे यूज नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन होती है। फिर कंपनी ने इसमें से इशू कितना करा वो हमारे लिए मुद्दे की बात होती है। तो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसमें दे रखा है 8,012% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने 8,000 इशू करे हैं फुल्ली पेड, और 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कॉमा। तो इससे आपकी बत्ती जली। क्या बत्ती जली? कि अब इस बार इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है, तो हमको अब पहले इनको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, फिर हम अब आगे का प्रोसीजर फॉलो कर पाएंगे, है ना। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी के पास क्या क्या रिजर्व्स और सरप्लस हैं वो नजर मार लेते हैं। जनरल रिजर्व मतलब कि फ्री रिजर्व रैंक 3। रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब कि गुब्बारा, तो इस पे वाइटनर लगा देना है एग्जाम में ताकि नजर ही ना पड़े, गड़बड़ होने का चांस ही नहीं लेने का। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो हमको बेकार ही है, गुब्बारा फोड़ देने का, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, तो ये भी टेंशन खत्म, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है और वो कैश में भी कलेक्ट हुआ है, रैंक 2। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये तो फ्री रिजर्व ही होता है, तो ये भी रैंक 3 ही है। तो इसमें हमारे पास रैंक 1 वाला नहीं है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 2 से शुरू कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन पहले। फिर कंपनी के पास है सिक्योर्ड लोन 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब कंपनी के 5,000 डिवेंचर्स भी होंगे, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट ₹2 ईच ऑन 90,000 शेयर्स। तो हालांकि क्वेश्चन ने खुद बता दिया, मतलब जो बच्चे गलती कर भी सकते थे एग्जाम में, क्वेश्चन ने उसे भी गलती करने से रोक लिया। क्वेश्चन ने खुद ही पहले स्टार्टिंग में क्या दे दिया कि कंपनी ने फाइनल कॉल ₹2 की करी है 90,000 इक्विटी शेयर्स पर, ठीक है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल, हमको कॉल मनी रिसीव हो गया 20 अप्रैल को, ठीक है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट, बस ये हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो यहां पर भी हर 4 के बदले में आपको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। तो कंपनी के 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं वैसे जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं पब्लिक को, तो अगर हर 4 के बदले में 1 फ्री मिलेगा तो आप निकाल सकते हो कि 22,500, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कंपनी ने 22,500 शेयर्स जो हैं वो फ्री में देने हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल कैलकुलेशन पार्ट। फिर उसके बाद शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स, ठीक है, तो ये हम साथ साथ करेंगे। एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, तो ये भी हम साथ साथ आपको करवा देंगे। तो ये हम सॉल्यूशन साथ साथ ही करते हैं, तो बस आप हेडिंग डाल दो इलस्ट्रेशन नंबर 3, मैं भी करता हूं आप भी करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का ब्रीफ तो याद ही हो गया माइंड में। तो सबसे पहले कंपनी ने 90,000 जो शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, उन पर फाइनल कॉल ड्यू करी। तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 शेयर्स हैं और ₹2 की फाइनल कॉल है, तो कितना हो गया 180। क्लियर, ठीक है। फिर पैसे कब मिले हमें? 20 अप्रैल को उसने लिखा था, तो डेट हो गई 20 अप्रैल की। तो पैसे मिलने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमको मिल गए पैसे। तो पहले इतने में सब बच्चे बिल्कुल सेटिस्फाई, क्लियर। तो हमारे शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड हमने कर लिए, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब उसने और तो कुछ डेट नहीं बताई कि कब हमने क्या करा, तो 20 अप्रैल ही पकड़ लेते हैं, इसका मतलब उसी दिन सब कुछ करा होगा फिर, है ना, क्योंकि अब तो उसने बताया नहीं। तो अब 20 अप्रैल को बोनस हम सैंक्शन करेंगे। तो बोनस शेयर्स हमने निकाल लिए थे, कितने थे, 22,500। तो 10 रुपए का एक शेयर हो गया, तो 2,25,000 रुपए अपने को चाहिए। तब 2,25,000 रुपए हमें कहां से निकालने। अब इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो था नहीं, पहला वाला तो था नहीं, तो हम सबसे पहले किससे निकाल लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितने रुपए था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था हमारा सवाल में, ये देखो 20,000 रुपए है ना, 20,000, राइट। तो 20,000 रुपए हम निकाल लेते हैं अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो अभी भी हमको कितने रुपए और चाहिए, 2,05,000। सबको समझ आ रहा है। तो 2,05,000 के लिए अब हम किसको यूज कर लेंगे, मतलब जनरल रिजर्व को, फ्री रिजर्व को। तो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है, 1,60,000। तो जनरल रिजर्व को हमने यूज कर लिया 1,60,000। तो अभी भी 2,05,000 में से हमारा 160 जनरल रिजर्व हो गया, तो अभी भी 45 और चाहिए। तो 45 कहां से ले लेंगे, पीएनएल से। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 45। नहीं, पहले जनरल रिजर्व को यूज करते हैं, क्योंकि फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व पहले आ गया, फिर सबसे लास्ट में पीएनएल। तो मतलब फ्री वालों में भी अपना ऑर्डर है, या अपना ऑर्डर हम बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व को खाली कर दो, क्योंकि पीएनएल पे हम सबसे लास्ट में आएंगे। बाकी लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एग्जामिनर को ये दिखा देगा कि ये नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ, मतलब इसको गहराई नहीं पता है ना, कि ये पीएनएल से पैसा पहले निकाल रहा है, उधर जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। तो एक लॉजिक नहीं बना ना, पीएनएल प्रॉफिट पे आदमी कम आएगा, कंपनी कब आएगी, लास्ट में, जब कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए। अच्छा, तो ये हो गया डेबिट टू, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये हमने निकाल ही लिया था, कितने रुपए था, 2,25,000, ठीक है। तो ये तो हो गया सैंक्शन। और फिर उसी के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले एंट्रीज क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। अब आप 5 मिनट थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना। अब उसने ये कहा था क्वेश्चन ने कि इसके बाद आप बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, एक्सट्रैक्ट मतलब जस्ट आफ्टर बोनस इशू, ठीक है। तो पहले मैं आपको एंट्रीज का इफेक्ट समझा देता हूं, ताकि मैं आपसे चर्चा कर सकूं। एंट्री नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं, फिर एंट्री नंबर 2 पर आ रहा हूं। एंट्री नंबर 1 और 2 के इफेक्ट को बड़े ध्यान से मेरे साथ समझना आप। एंट्री नंबर 1 और 2 के इफेक्ट से आप मत काटना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो डेबिट हो रहा है, और अगली एंट्री में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो क्रेडिट हो रहा है, ये तो एक तरह से नलीफाई हो गया, तो इसका तो कोई इफेक्ट बचेगा नहीं। तो शुरू की 2 एंट्रियों से मेरे बैलेंस शीट पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये कि मेरा बैंक बैलेंस 1,80,000 रुपए बढ़ जाएगा, और मेरी शेयर कैपिटल में भी 1,80,000 रुपए बढ़ जाएगा, राइट। उसके बाद एंट्री 3 और एंट्री 4 से मैं बोनस टू शेयर होल्डर को कट कर दूं, क्योंकि ये तो नलीफाई हो गया। तो एंट्री 3 और एंट्री 4 का प्रभाव बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो हमारा SPR 20 था और 20 ही हमने यूज कर लिया, तो अब SPR बैलेंस शीट से गायब। इसके बाद जनरल रिजर्व 160 था, मैंने 160 यूज कर लिया, तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट से गायब। पीएनएल 2,05,000 था, जिसमें से सिर्फ 45 ही यूज करा, तो वो कितना बच जाएगा,
45 माइनस कर दूंगा 2,05,000 में से तो 1,60,000 बच गया। क्लियर हो रहा है। और मेरी शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने 22,500 शेयर्स और इशू कर दिए, तो 2,25,000 से मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो यही चेंजेस आने हैं बैलेंस शीट में। परफेक्ट, क्लियर हो गया। तो ये हम बना लेते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अब तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से सवाल ने दे रखा था। तो इसका आप ढांचा बना लेते हैं। तो सबसे पहले उसने दे रखा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, तो वो हम सवाल में देख लेते हैं। आप सवाल में देख लो कितनी दे रखी थी, 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हमारी ऑथोराइज्ड 1,00,000 थी, वो तो 1,00,000 है। फिर उसके बाद क्या दे रखा था हमको, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपए। तो ये तो हो गया हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा था नेक्स्ट हेडिंग, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो हम भी वैसे ही कर लेंगे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो वो कितना दे रखा था, 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड, हाँ मतलब 80,000। अब इक्विटी शेयर्स कितने होंगे बताओ, पहले 90 थे, फिर 22,500 हमने इशू करे थे बोनस वाले, राइट। हाँ, तो 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये फुल्ली पेड ही हो गए थे। तो ऐसा तो नहीं लिखना ना, (8 पेड अप, ऐसा तो नहीं लिखना। अब तो ये फुल्ली पेड कर दिए थे हमने, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बाहर आ गया 11,25,000। तो 12,05,000 ये आ गया इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग दे रखी थी। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर SPR तो 0, जनरल रिजर्व भी 0, वो तो लिखना ही नहीं। फिर गुब्बारा, रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि वो तो एज इट इज ही पड़ा रहेगा, वो तो हमने यूज़ करा ही नहीं था, 35,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारा 45,000 कम हो गया था। तो अब कितना बच गया था, 1,60,000। ठीक है, परफेक्ट। फिर उसके बाद और क्या था नेक्स्ट उसने दे रखा था, सिक्योर्ड लोन में बस एक ही था, उसमें तो कोई चेंज है नहीं, वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। सिक्योर्ड लोन में था 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। वो कितना दे रखा था, 5 लाख। तो वो तो एज इट इज़ 5 लाख। बस, तो उसने एक्सट्रैक्ट ही बोला था,
तो जो भी उसने दिया था एक्सट्रैक्ट, हमने उसी एक्सट्रैक्ट में चेंज कर दिया, बाकी एसेट वेसेट तो उसने कुछ दे नहीं रखे थे। तो समझ आया बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन बोनस का। चलो तो अब इसमें देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। अब नोटिस करो इशूड शेयर्स के अंदर हम लिख रहे हैं 1,12,500 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं? 1,12,500 शेयर्स इशू कर दिए हैं पब्लिक को। और अब आप नजर फेरो ऑथोराइज्ड शेयर्स पर। तो ऑथोराइज्ड शेयर्स कितने लिखे हुए हैं? 1 लाख। तो ये तो कंपनीज एक्ट का उल्लंघन हो गया, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहता है या कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ऑथोराइज्ड शेयर्स तो आपके कंपनी के मैक्सिमम होते हैं, और एक कंपनी के नेवर इशू मोर देन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो क्या ये हो सकता है? तो हम तो मजे से अपना 22,500 शेयर्स फ्री में बांट के आ गए कि चलो 22,500 शेयर्स इशू कर देते हैं। लेकिन ये तो कैच हो गया, हमारे ऑथोराइज शेयर कैपिटल की तो लिमिट सिर्फ कितनी निकली? खाली 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं हम, 90 पहले कर रखे थे। समझ रहे हो? तो अब क्या करें हम? तो अब हम बैठक बुलाते हैं और अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करते हैं, और उसमें ऑल्टरेशन में ये डाल देते हैं कि भाई ये जो कैपिटल क्लॉज है इसकी लिमिट को बढ़ा दिया जाए। तो हम अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि ये पेंच ना फंसे। तो ये सब बातें तो हमको एग्जाम में लिखनी नहीं है कि बैठक बैठाई डायरेक्टर ने कोल्ड ड्रिंक पी। तो हमको तो सीधा इसको 1 लाख की बजाय क्या लिखना है? 1,12,500। तो इसीलिए इसको आप ब्लॉक बना के काटना, ताकि ये एग्जाम में गलती नहीं करनी। तो ये स्पेशल गलती पहले करवाई जाती है आपसे जानबूझ के, ताकि आप सीखो। तो इसको ब्लॉक बना के काट देते हैं। तो बाहर की फिगर भी 10 लाख की बजाय 11,25,000 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली टोटल जो है, मैंने इसलिए लिखा नहीं था तब, 12,25,000 आएगा। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो इशूड से ज़्यादा रहती है, मतलब कम तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए हमको ये पॉइंट करना पड़ता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी थी कि एक्सट्रैक्ट बनाओ बैलेंस शीट का इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, तो उसके बाद देखो उन्होंने क्या दे रखा था सवाल में, एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रिजोल्यूशन एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी ने बैठक बुला ली और अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ा ली। तो वो सब हम मान लेते हैं। हाँ, तो हमने तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है। हाँ, मतलब मैं तो जो अभी दिखा रहा हूँ फिलहाल वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पहले ये दिखा रहा हूँ कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के अंदर जो हमने बनाया है वो क्या बना रखा है। मतलब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के अंदर हमने इक्विटी शेयर्स कितने निकाल रखे हैं? 1,12,500। तो पहले ये समझ गए पॉइंट कि ये क्यों हुआ। उसके बाद बाकी एक्सट्रैक्ट दिखा देता हूँ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इशूड जो हमने लिखा वो सही, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने लिखा वो सही, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो हमने लिखा वो सही। तो यहाँ तक ओके हो गया? ठीक है। अब जो तुषार भाई कह रहे हैं कि जो हमने ये बनाया है बेसिकली, या जो हमने अपनी अभी एक्सट्रैक्ट वाली बैलेंस शीट बना रखी है ये वाली, क्या ये एक्चुअल में कंपनी की ऐसे ही बनती है? नहीं बनती। हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के अंदर कि कंपनीज जो बैलेंस शीट अपनी बनाती है वो ऐसे नहीं बनती। उनकी तो प्रॉपर, क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से बन रही होती है, पार्ट 1 के हिसाब से। तो वो तो अपनी शेयर कैपिटल को एक अलग हेडिंग में दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड, मेन हेडिंग जो होती है। इसी तरह वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस को भी मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं, और वो अपने डिबेंचरों को नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में दिखाते हैं। राइट? तो इसका मतलब ये जो हमने एक्सट्रैक्ट अभी बना रखा है, या जो सवाल की बैलेंस शीट देखकर जो हमने एक्सट्रैक्ट बना रखा है, ये तो सवाल वाले की कॉपी करके हमने बनाया है। पर क्या एक्चुअल कंपनी भी ऐसी बनाएगी? नहीं बनाएगी। समझ आ रहा है पॉइंट? तो एक्चुअल कंपनी कैसे बनाएगी? एक्चुअल कंपनी जो आपका होमवर्क है वो वैसे बनाएगी, यानी कि ऐसे बनाएगी
सबसे ऊपर टॉप में मेन हेडिंग क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर उसके अंदर मेन हेडिंग आती है पहली, शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसके अंदर पहली सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल। इसमें लिखोगे वो आंसर आप शेयर कैपिटल का जो हमने निकाल लिया था 12,05,000, राइट, याद आ गया। फिर इसमें दूसरी सब हेडिंग क्या आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दूसरी सब हेडिंग आ गई रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें लिखेंगे हम वो आंसर जो हमने निकाल लिया था 195। और फिर दूसरी मेन हेडिंग क्या आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर सब हेडिंग का नाम होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। याद है डिबेंचर्स को हम किस हेडिंग में शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके अंदर आएंगे हमारे जो 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। तो एक्चुअल में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, एज पर शेड्यूल 3 बनेगी, जो हम वैसे मॉड्यूल 1 के चैप्टर में पढ़ते भी हैं, हमारे चैप्टर में आएगा भी, तो तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन असली आंसर क्या बनेगा बैलेंस शीट का, ये बनेगा। बट समझ गए बेसिकली कैसे है। तो ये आप बनाओगे होमवर्क में, तो इसके लिए आप आधा पेज छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया, ये वाला भी दिक्कत डाउट तो नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बार डिस्कस करते हैं आपके साथ। ए कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच at 25% premium to existing shareholders on 1-for-4 basis। तो 1-for-4 basis का मतलब है 4:1, राइट। कि इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 हैं तो कंपनी आपको कह रही है कि एक हमसे ले लो, ठीक है। और कितने का इशू करने के लिए कह रही है कंपनी, ऑफ ₹100 ईच। तो 100 क्या होती है, फेस वैल्यू, एट 25% प्रीमियम। तो इसका मतलब वो कितने का इशू करने के लिए कह रही है, 125 का इशू करने के लिए कह रही है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फुल स्टॉप, द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। तो कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब कौन सा था, पहले वाला। तो राइट्स इशू आने से पहले वाला जो मार्केट प्राइस है वो था 150 रुपए का। तो इसका मतलब राइट प्राइस क्या है बताओ, 125। भाई कंपनी कितने में इशू करने को कह रही है, 125 में, उसी को तो राइट प्राइस कहते हैं ना। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट। तो एक बार ओरली याद करो, याद है क्या लिखवाया था वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। अब एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो उसने क्वेश्चन ने वैसे पूछा भी है, व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो पहले आप ट्राई करोगे, तो पहले एक बार एक्स राइट प्राइस निकालो फॉर्मूले देख के, फिर उसी से वैल्यू ऑफ राइट निकालो, फिर डिस्कस करते हैं। अब इसमें आपके इलस्ट्रेशन में कोई मिस्टर एक्स तो दे नहीं रखा जो मेरे एग्जाम्पल में था, है ना। बट कोई बात नहीं, कंपनी ने ऑफर जो निकाला, उस ऑफर को अगर हम पढ़ें, उस ऑफर में ये निकाला कि हम एक शेयर आपको देने का अधिकार दे रहे हैं या लेने का अधिकार दे रहे हैं फॉर 4 बेसिस, मतलब कि अगर आपके पास 4 हैं तो आपको एक शेयर अधिकार में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपना पहले वो कॉमन सेंस वाला लगाऊं तरीका, तो अगर मान लो मिस्टर एक्स के पास पहले 4 ही थे, यही मान लेते, क्योंकि अब ये तो दे नहीं रखा कितने थे, तो मान लेते मिस्टर एक्स के पास 4 ही शेयर्स थे फॉर एग्जाम्पल। तो मिस्टर एक्स सोच रहे हैं कि मेरे पास 4 शेयर हैं और कितने रुपए का मार्केट प्राइस है, 150 रुपए का। तो इसका मतलब फिलहाल मिस्टर एक्स की वर्थ कितनी चल रही है, 600, ठीक है। अब अगर मिस्टर एक्स राइट शेयर वाला एक ले लेते हैं, तो मान लेते हैं उन्होंने एक शेयर और ले लिया, तो वो एक शेयर कितने का लेंगे, 125 का, क्योंकि राइट प्राइस है 125। तो अगर वो एक शेयर और ले लेते हैं 125 का, तो उनकी वर्थ 125 रुपए और बढ़ गई। तो पहले 600 रुपए थी, फिर उसके बाद 125 और बढ़ गई, तो उनकी टोटल वर्थ कितनी बन गई उनके दिमाग में, 725, राइट। और वो क्या सोचेंगे कि अब मेरे पास कितने शेयर हो गए, 4 तो पहले से ही थे और एक मैंने और ले लिया तो 5। तो वो ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे पास 5 शेयर हैं जिनसे मेरी वर्थ है 725, राइट। तो पर शेयर क्या बन गया, 145। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 145। तो इसका मतलब ये एक तरह से हो गया एक्स राइट प्राइस। क्लियर।
और बस फिर कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस करके आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ राइट। तो वो आपका आ गया 5 रुपये। तो ये सवाल जो है ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है बेसिकली। तो शक्ल से आसान भी है 5 नंबर, लेकिन जिसको आता है, जो भूल गया तो उसके लिए मुश्किल भी होगी। बट आपको समझ आ गया, परफेक्ट। तो इसी तरह का एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन नंबर है 4, ये भी डिस्कस करते हैं। तो पढ़ लेते हैं साथ साथ, फिर आपसे आंसर पूछ लेंगे। ए कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट्स इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, तो कंपनी ने सोचा कि चलो भाई हम अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाएं और राइट्स इशू निकालते हैं। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी 1 शेयर का अधिकार दे रही है हर 2 के बदले में। तो जिसके पास 2 है तो वो 1 ले सकता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240। तो ये कौन सा प्राइस है, कम राइट प्राइस है ना, क्योंकि ऑब्वियसली राइट्स इशू से पहले का मार्केट प्राइस है। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर फॉर ₹120। ये कौन सा प्राइस है, राइट प्राइस या राइट इशू वाला प्राइस। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, फिर से वही चीज। एंड व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो एक्स राइट निकाल लेंगे मार्केट प्राइस, तो वैल्यू ऑफ राइट तो आ ही जाएगा। तो अब एक बार निकाल के देखो कि क्या आ रहा है। तो भाई इसमें हम एक आदमी मान लेते हैं। तो कंपनी ने क्या ऑफर दे रखी है कि 1 शेयर हम आपको लेने का अधिकार दे रहे हैं 2 के बदले में। तो हम मान लेते हैं इसके पास 2 ही थे, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोल नहीं रखा, और वैसे भी हमको पर शेयर ही निकालना होता है, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं है। तो अगर इसके पास 2 शेयर्स थे तो ये पहले अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि मेरी नेटवर्थ है 240 के हिसाब से, मेरी नेटवर्थ है 480। फिर इसने 1 शेयर और ले लिया, कितने रुपए का, 120 का। तो अब ये सोच रहा होगा कि मेरी नेटवर्थ 480 और 120 यानी 600 रुपए की हो गई, और मेरे पास कितने शेयर्स हैं, अब 3 शेयर्स हैं। तो अगर 600 रुपए उसकी नेटवर्थ हो गई और उसके पास 3 शेयर है, तो 1 शेयर का कितना आ गया, 200 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स मार्केट प्राइस का। सिंपल, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया, 40। तो वैल्यू ऑफ राइट का आंसर है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो 40 रुपए पर शेयर हो गया हमारा वैल्यू ऑफ राइट। तो सिंपल है, 5 नंबर तो पक्के। आपको आज 5 नंबर पहले ही दिलवा दिए, देखो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था बस बेसिकली। अब बोनस क्लियर, राइट्स की कैलकुलेशन भी क्लियर, परफेक्ट।